बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों बहनों का रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। और आपको तो मालूम ही है कि आज के हमारे हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का जो विषय है वो है खरीफ धान के संदर्भ में। और खरीफ धान में क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं और उसका समाधान कैसे किया जाए, किन उपायों को अपनाया जाए ताकि इसमें समस्या नहीं आए, इन तमाम बातों पर आपके फ़ोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर उदय कुमार साहब। आप सह प्राध्यापक एवं वरीय वैज्ञानिक हैं। आपका हम स्वागत करते हैं किसानवाणी हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में। सर, जब तक हमारे श्रोता भाइयों बहनों के फ़ोन कॉल्स आए, कुछ बातें हो जाए, क्योंकि अभी बिचड़ा स्थली से उखाड़ कर किसान भाइयों ने मुख्य खेतों में धान की रोपाई कर ली है या ये अभी चल भी रही है प्रक्रिया, क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, इस समय जो धान का लगभग कुछ 50% एरिया में लग गया है, कहीं लगने वाला है, जो कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। तो किसान भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि जब भी आप पौध लगाएं तो पौध का दिन का बहुत ध्यान रखें जी, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है कि जो धान के पौध है, अगर वो 15 से 21 दिन की अगर लगाते हैं तो उससे पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा। और इसका रीजन ये है कि धान में सिंक्रोनस टिलिंग होती है, एक पौधे से दो, दो से चार, चार से छः, वो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो जितने कम दिन की पौध लगाएंगे उतना ही आपके जो कल्लों की संख्या होगी वो अधिक होगी, और जब कल्लों की संख्या अधिक होगी तो आपकी पैदावार में भी वृद्धि होगी। जी जी। अगर किसी वजह से आप पुराना पौध लगाते हैं तो एक पौधे के बजाय 2 या 3 पौध लगाएं, ताकि उसमें नंबर ऑफ टिलर्स जो हैं जी, कल्लों की संख्या कम ना हो। तो मतलब दिन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आपने 21 दिन की चर्चा की, उससे पहले हमारे किसान भाई लगा लें ताकि पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें और उसमें जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलें। जी। इसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं सर शुरुआती दिनों में, अगर हम पौधशाला की बात करें या फिर पौधशाला से पौधे निकाल कर जो मुख्य खेत में लगाने की पद्धति है, उसमें क्या कुछ बदलाव या कुछ क्या जोड़ने की ज़रूरत है ताकि पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें? देखिए, जो जनरली किसान करते हैं वेट विधि से करते हैं, तो हमें ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारी ट्रांसप्लांटिंग कब होगी जी। उसी के हिसाब से हमें 15 से 21 दिन पहले हमें अपना पौधशाला नर्सरी डालनी चाहिए। नर्सरी में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं। अच्छा। बीज को 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करके अगर डालते हैं तो उससे जो आपका बीज जनित बीमारी है और भूमि जनित जो बीमारी है वो आपके खेत में या नर्सरी में नहीं आएंगे और पौधे स्वस्थ रहेंगे। जी जी। इसके अलावा नर्सरी में हमें ध्यान रखना है कि जो खरपतवार हैं उनका भी आप जब आप नर्सरी से पौधे को उखाड़ते हैं तो इस जो भी खरपतवार के पौधे हों उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि नर्सरी के पौधों के साथ आपका खरपतवार खेतों में ना पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, हम लोग आगे बात करेंगे। एक श्रोता भाई हमारे फ़ोन कॉल से जुड़ रहे हैं इस समय। हेलो किसानवाणी। हेलो हेलो सर, मैं पवन कुमार मददपुर से बोल रहा था। कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार बोल रहा था। बहुत बहुत स्वागत है पवन भाई आपका रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। क्या जानना चाह रहे हैं? धान का है, लगा पता नहीं कौन सा है, एक बार स्पष्ट करके बताएं, आवाज़ आपकी बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। बोल रहे थे धान का खेती है, उसमें जो है ना जी। लड़का कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा, कीड़े उसमें लगे। जी। किस तरह के कीड़े हैं, कुछ स्पष्ट करें। वो छोटा सा कीड़ा है। छोटा सा। अच्छा, कुछ नुकसान भी पहुंच रहा है? हाँ, ये सब नुकसान भी पहुंच रहा है। क्या हो रहा है जैसे? अच्छा, पत्तियां सूख जा रही हैं। तो कितने दिन हो गए मुख्य खेतों में आपने लगा लिए हैं? लगभग 2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना पहले आपने धान की रोपाई कर ली है? हाँ, लगाए थे, अभी 1 महीना से कम नहीं। अच्छा, 1 महीना से कम है। क्या संभावना दिखती है सर कीटों से बचाव के लिए, क्या सुझाव देंगे इन्हें? नहीं, कीटों से स्टार्टिंग में पत्ती लपेटक आता है, जो कि
पत्तियों को लपेटता है, उसी में वो पत्तियों को काटता भी है और पत्तियों को डैमेज करता है, अगर इंसेक्ट की बात करें तो। अच्छा। तो उससे लेकिन पौधा सूखता नहीं है। हाँ, पौधे को नुकसान होता है, पत्तियां डैमेज होती है। तो उसके लिए आप कोई भी जो कॉन्टेक्ट आपका इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि आपका क्यूनोल फॉस है, एसीफेट है, इनका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे कर देते हैं तो वहीं का वहीं रुक जाता है। अच्छा। और अगर बारिश हो रही है लगातार तो उससे भी इसकी प्रकोप जो है कम हो जाती है। अच्छा। सूखे मौसम में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होती है। तो इधर पहले जो अगर बारिश में गैप होता है तब उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन बारिश होगी तो उसके साथ साथ उनकी संख्या में कमी आ जाती है। अच्छा। तो अब तो बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है, और जैसा कि पवन भाई आपने बताया कि 1 महीना पहले आपने धान की अच्छा, मैंने बीज आपने गिराए थे बिजरा स्थली में, है ना? जी सर। अच्छा, तो रोपाई किए हुए कितने दिन हुए थे आपको? अच्छा, रोपाई की हो, यानी शुरुआती समय में ही आपने धान के लिए जो है वो सारा जो कार्यक्रम था वो उन्होंने कर लिया आपने, और 1 महीना के धान की फसल है। तो अब जैसा कि बता रहे हैं सर कि बारिश। हाँ, जी। एक चीज़ और है कि आपके खेत में ना स्टेम बोरर की भी समस्या आती है, क्योंकि अगर 1 महीना हो गया है लगाया हुआ तो क्या होता है कि नीचे से आपका जो है एक स्टेम बोरर होता है जो कि तने के पास जी छेद करके आप जो पौधा डैमेज है ना उसको आप उखाड़ के देखिएगा और फाड़ के देखिएगा, अंदर एक इल्ली मिलेगी, सुंडी। हाँ, जिससे कि पौधा आपका ऊपर से सूख जाता है। और जब लेटर स्टेज में वही चीज आती है ना, तो जब बाली को खींचेंगे तो आसानी से खींच जाता है। तो वो प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपका क्यूनोल फॉस या एसीफेट का स्प्रे करते हैं तो वो समस्या भी आपका इसी दवा से समाधान हो जाएगा। एसीफेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या क्यूनोल फॉस, दोनों में से कोई एक दवा का ही स्प्रे करना है आपको। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई, आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया। जी डॉक्टर साहब, ये तो जो कीट की चर्चा हो रही थी, जैसा कि आपने कहा कि इस समय यानी 1 महीना की अवधि होते होते जो है इसमें तना छेदक कीट का भी प्रकोप होता है, और फिर आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है। फिलहाल एक और श्रोता भाई हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। हेलो किसानवाणी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम हसनगंज से सतीश कांत बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश कांत भाई आपका, काफ़ी लंबे समय बाद आपका फ़ोन आया है। सर पता ही नहीं चल पा रहा है इस वक्त कि कहाँ कल क्या प्रोग्राम हो रहा है। नहीं, ये अब तो हर जगह ये प्रदर्शित हो रहा है, रेडियो पर भी प्रसारण हो रहा है, सूचनाएं दी जा रही है, जो सोशल मीडियाज़ हैं, फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, सभी जगह पोस्टर्स जारी किए जाते हैं कि इस दफ़ा हमारे हेलो किसानवाणी में कौन आ रहे हैं। तो देखने को मिलता है। जी, क्या परेशानी आई है सतीश भाई? सर ये धान का रोपाई जो है 1 महीना हो गया है जी, मुख्य खेत में, और मुख्य खेत में लगाए हुए 1 महीना हो गया जी। हाँ सर जी, 6 एकड़ में धान लगाए हैं। अच्छा। और वो 1 महीना हो गया। इस वक्त धान का स्थिति, क्योंकि मकई का खेत है तो स्वाभाविक है, मकई का ये धान का तो पेड़ अच्छा है ही जी, लेकिन है क्या अब तक जो है उसमें हमने कोई खाद नहीं दिया है। अच्छा। हाँ तो सर इस समय और कहीं कहीं पे जो है हल्का सा हमको आज जो है देखे हैं कि वो एक गाछ में जो है उसका बीज जो होता है मेन ये वो लाल था सर, तो इसलिए डर लगता है कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा। और ये खाद में जो है जी कौन सा खाद दें और कौन सा दवाई दें उसमें? अच्छा सतीश भाई, अभी आपके पहले ही हमारे पवन भाई का फ़ोन आया था, उनकी भी फसल 1 महीना की हो चुकी है, और अभी हमारे स्टूडियो में बैठे डॉक्टर उदय साहब ने भी बताया उन्हें कि जो तना छेदक कीट का आक्रमण हो सकता है। लेकिन आपके साथ क्या समस्या है हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। सर सतीश बाबू के साथ जो समस्या है पीलेपन, जी इन्होंने कोई खाद नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, और जिंक की जो रिक्वायरमेंट होती है धान में भी होती है और मक्के में भी होती है जी। तो धान की फसल में जिंक जरूर डालें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अगर एकड़ की बात करें तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, चाहे वो 21% हो या 33% हो जी। तो अगर 33% है तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उसका आप किसी बालू या रेत में मिला के या डायरेक्ट आप
डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जिंक से जो पत्ती लाल होने वाली जो समस्या बता रहे हैं वो आपका नहीं होगा। एक खैरा डिजीज आता है और जिंक खास करके मक्के, जहाँ मक्का और धान होता है वहाँ जिंक की कमी पाई जाती है। अच्छा। तो आप निश्चित रूप से उस फर्टिलाइजर को डालें। और नाइट्रोजन की कमी है तो आप टॉप ड्रेसिंग अब करेंगे तो यूरिया की करेंगे। और आपने कहा कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी है, पहले आपने मक्के में काफ़ी फसल वो दिया है, गोबर की खाद वगैरह अगर दिया होगा तो फिर डीएपी अगर डालना है तो अर्ली स्टेज में ही डाला करें जब आप रोपाई करते हैं, या अभी डालें तो कुछ मात्रा में आप डाल सकते हैं 20-25 किलोग्राम बीघे के हिसाब से, यानी एकड़ में 40 किलो आप डाल सकते हैं। लेकिन उसको जितना जल्दी हो सके डाल दे, क्योंकि जो फास्फोरस का काम है वो अर्ली स्टेज में ही होता है। जी जी, अर्ली स्टेज में ही होता है। जिंक सल्फेट जरूर डालिए आप, जिंक सल्फेट से आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। मुख्य रूप से खैरा रोग जिंक की कमी से ही होता है। और जो लक्षण बता रहे हैं सतीश बाबू, हमें लगता है कि जो जिंक की कमी का असर है उनकी फसलों पर। तो सतीश बाबू, आपने जानकारी हासिल कर ली और खास जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, एक कीट पर बात हो रही थी, वो जो 2 अवस्थाओं में कीट का असर होता है। जो एक शुरुआती समय में जो आपने बताया गाभा से सड़क निकलने की, और एक जो जब उसमें बालियां लगने लगती है उस समय। इसके अतिरिक्त अभी क्या कुछ समस्याएं और भी आ सकती हैं? अभी आने वाले समय में ये तो मेन प्रॉब्लम है अभी जो आपका जो तना छेदक है, ये समस्या अभी 1 महीने तक रहेगी। अच्छा। इसके लिए क्या है, अक्सर किसान भाई इसमें लेट कर देते हैं कि जब बालियां निकलने वाली होती है उस समय जब बाली उनकी निकलती है तो सूखी हुई बाली निकलती है। अच्छा। तब उनको खेत में जा कर के देखते हैं कि हमारा तो ये डैमेज हो रहा है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जब 40-45 दिन की अवस्था होती है खेत में, धान की रोपाई के 40 दिन के बाद 35 से 45 दिन के बीच में आप कभी भी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप अगर कर देते हैं, एसीफेट या क्विनोल फॉस या कोई अदर इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट एंड स्टोमक, तो उससे क्या है कि जब अंडे की जो अवस्था होती है उससे जैसे ही लार्वा निकलेगा उसी समय वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से उसे रोकने के लिए पहले ही हम उपाय कर लें। अगर बाद में बाली सूख गई है तो वो एंड अवस्था है, उस पर कोई दवा काम नहीं करती है। तो इसका उपचार पहले ही है कि आप 35 से 45 दिन के बीच में अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपकी एक भी सूखी बाली नहीं निकली, जो कि तना छेदक की वजह से निकलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए। खासतौर पर जो पहले माने एहतियातन कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, जो आपने एक चर्चा की कि पौधशाला में बीज डालने से पहले उपचार करने की ज़रूरत है ताकि बीज जनित रोगों से इसे बचाया जा सके। मान लिया जाए हमारे किसान भाई वहाँ भूल गए या किसी कारणवश उपचार नहीं किया और बिचड़ा की स्थिति आई और फिर बिचड़े में भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं किया, अब क्या सुझाव है ऐसे किसान भाइयों के लिए? देखिए, अगर आप उपचारित नहीं करते, उपचारित कर दे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कम खर्च में आपका खास करके जो फॉल्स स्पॉट की समस्या यहाँ बहुत आती है। अच्छा। जो जब बाली निकलती है तो उसमें काला पाउडर जैसा फूला हुआ निकलता है। पहले ब्राउन होता है, पहले पीला होता है, फिर ब्राउन होगा, फिर ब्लैक पाउडर में हो जाता है। वो सीड से ही होता है। अगर आपने सीड ट्रीटमेंट कर दिया तो वहीं का वहीं कंट्रोल हो गया। जो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जैसे एक जो आपका दाना है वो काला पड़ गया, उससे जो पाउडर निकलेगा वो अदर पे जाएगा और उसको प्रभावित करेगा। तो उसको रोकने के लिए दवा आता है प्रोपिकोनाजोल। उस दवा की 1 ml प्रति लीटर की मात्रा से अगर आप स्प्रे कर देते हैं जैसे ही आपके खेत में दिखाई दे, तो उससे क्या है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा। या आपके पड़ोस के खेत में अगर आ गया है तो आप अपने खेत पे तुरंत स्प्रे कर दें, तो उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा और उस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। अच्छा। क्योंकि जो बाली निकलने और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का जो टाइम है सिर्फ 1 महीने का है। अच्छा। वो 1 महीना हमारा काफ़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो उससे आपका फॉल्स स्पॉट से निजात मिल जाएगा। तो बेहतर है कि हमारे किसान भाई बीज का उपचार कर लें, और बिछड़ा उपचार करने के लिए भी आपके द्वारा और हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसान भाइयों को हमेशा सलाह दी जाती है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए उपाय अभी फॉल्स स्पॉट से बचने के लिए एहतियातन 45 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो स्प्रे करने की बात है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या रोग और कीट लग सकते हैं?
इसके अलावा धान में जो आता है आपका गंधी बग लगता है, जी, जो कि हमारी उपज का 20 से 25% तक डैमेज करता है। और ये आता है जब आपकी बाली निकलती है, दूध की अवस्था होता है दाने में, जी, जो दाने को अगर दबा के देखें तो दूध जैसा जो निकलता है, जो उसको हम लोग मिल्किंग स्टेज कहते हैं। जी, उस अवस्था पर क्या होता है, एक गंधी बग कीट होती है जो कि उसके दाने से उस दूध को चूस लेता है, रस को। तो उससे क्या होता है कि खखरी की समस्या आती है। देखने में फसल आपकी बहुत अच्छी होगी, बाली भी अच्छी निकली होगी, लेकिन जब आप पैदावार लेते हैं, जब थ्रेसिंग करते हैं, तो देखते हैं उसकी उसमें खखरी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, जी, और उसमें किसान को काफ़ी लॉस होता है। तो जब आपकी दूध की अवस्था हो, फ्लावरिंग टाइम पे कोई भी दवा का प्रयोग ना करें, इस बात का सभी किसान भाई ध्यान रखेंगे। फूल आने की अवस्था में किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। बिल्कुल। जैसे ही फूल आने की अवस्था खत्म होती है, मिल्किंग अवस्था पे आपको करना क्या है कि जो फॉलीडॉल डस्ट आता है या मैलाथियन डस्ट आता है, इसका 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह सुबह, यहाँ पे तो अररिया ज़िले में और पूर्णिया के आसपास जो है ठंडक रहती है, गर्मियों में भी ओस होती है। अगर आप 5 बजे देखें खेतों में जाकर के, तो ओस कई होता है। दफा तो मॉर्निंग में क्या करना है कि आपको पतले कपड़े में, या मशीन भी आती है डस्टर के जरिए से, आप 8-10 किलोग्राम पॉलीडॉल की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दे, बुरकाव कर दे। उससे क्या है कि आपकी गंधी बग जो कीट है वो समाप्त हो जाएंगे और आपकी फसल को प्रभावित नहीं करेंगे और दाना खखरी नहीं होगा। इससे आपकी उपज में 15 से 20-25% तक जो लॉस होता है वो आपकी आसानी से बच सकती है। तो ये भी एहतियातन कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि बाद के दिनों में समस्या नहीं आए गंधी बग की, और ये जो बड़ा नुकसान है उसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ खास चीज़ें जैसे पटवन की बात अगर हम करें तो बारिश की स्थिति तो बनी ही रहती है, अमूमन कितने पानी की ज़रूरत महसूस की जाती है? जी, धान जो है, वैसे तो कहा जाता है कि धान के खेत में हमेशा पानी रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई के 1 महीने तक आपको पानी रखना है। जब तक टिल्लिंग होती है उसमें आपको 2 से 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक पानी रखिए, और बीच बीच में आप अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग होना चाहिए। अगर फाइन क्रैक आता है तो राइस के लिए अच्छा होता है। उससे क्या होगा कि आपका 45 दिन के बाद नए कल्ले नहीं निकलेंगे। तो जितने आपके 45 दिन तक कल्ले निकल गए हैं वो है, उसमें बाली निकलेगी, और पौधे का जो पूरा पोषण है उस बाली में जाएगा, और बाली की लंबाई अच्छी होगी, दानों की संख्या बढ़ेगी, और जो नया कल्ला निकलेगा, क्योंकि जब तक पानी रहेगा तभी कल्ला निकलेगा जी। अगर 10 दिन के लिए भी आप ब्रेक कर देते हैं तो उससे क्या है कि नए कल्ले नहीं निकलेंगे भी तो बहुत छोटे रह जाएंगे, तो उसमें पोषण नहीं जाएगा, और जो आपके पहले से कल्ले निकले हुए हैं उसकी पौष्टिकता बनी रहेगी। जी। तो डॉक्टर साहब, एक और हमारे श्रोता भाई फोन लाइन से जुड़ रहे हैं इस वक्त। हेलो किसान वाणी। हेलो, नमस्कार जी सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं जी जगापटी से रेशम लाल जी बोल रहा हूँ सर। रेशम लाल जी जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। आप लोग की दया होनी चाहिए सर। बस हमारे श्रोता भाई स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें तो सभी खुशहाल हैं, सभी अच्छे हैं, और दुआ है कि हमारे जो जितने भी श्रोता भाई हैं उनका हमेशा भला हो। और बताएं रेशम भाई, क्या कुछ हो रहा है खेती बाड़ी? खेती बाड़ी सर तो धान और तो लग गया सर। कितने दिन हो गए धान की फसल को लगाए? हो गया 10 रोज सर। अच्छा, मुख्य खेतों में आपने लगा दिए हैं? जी सर। कोई समस्या जी? आज यही धान के जानकारी दे रहे सर। क्या जानना चाह रहे हैं? जान रहे थे सर, जैसे धान का पत्ता है ना, तो पीला हो जाते हैं, और जो उसमें धान का जो है ना पौधे जो छोड़ता है सर, अच्छा, वो जो एक पौधा 2 पौधा सूखता है सर, उसका क्या बीमारी है सर? 2 चीजें आपने चर्चा की हैं। एक तो आपने कहा कि जो लाल हो रहा है, और दूसरा कि पौधे सूख रहे हैं, है ना? जी।
तो अभी आपके पूर्व भी हमारे सतीश कांत भाई का फ़ोन आया था, उनके भी पौधे में पीलेपन की समस्या है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उदय साहब ने, कि उनमें जिंक की कमी हो सकती है। और रही बात जो पौधे सूखने की, तो इससे जुड़ी हुई बातें हम रख रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। क्या मानना है सर आपका? उनके खेत में पानी है क्या? पानी आपके खेतों में है रेशम भाई? बात करिए डॉक्टर साहब से। अगर आपके खेत में पानी है और पौधा सूख रहा है तो आपने जिंक अगर प्रयोग नहीं किया है तो जिंक आप डालें। जिंक? हाँ, जिंक 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में डालें। अच्छा जी। हाँ, उसको यूरिया के साथ भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पहले से मिला के नहीं रखेंगे, तुरंत मिलाएंगे खेत पे ही जाके और तुरंत डाल देंगे, या फिर अलग अलग डालेंगे। ठीक है, या तो आप सूखी मिट्टी या बालू में मिला के डाल सकते हैं, तो उससे आपकी ये पीलेपन वाली समस्या खत्म हो जाएगी। सर दवाई का कोई छिड़काव तो नहीं देना पड़ेगा? देखिए, दवाई का जरूरत नहीं है अभी, लेकिन कोई और समस्या होगी तो आप डाइथेनियम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की आपका 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सस्ती दवा है, जिससे आप प्रयोग करेंगे तो कोई अगर हल्का फफूंद का असर होगा तो वो भी आपका समाप्त हो जाएंगे। तो रेशम भाई, हमें उम्मीद है कि इन उपायों को अपनाएं आप, और जो समस्या आ रही है धान की फसल में वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है जी सर, धन्यवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस फ़ोन कॉल के बाद अब बातचीत करने को बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन चलते चलते हम आपसे इतना गुजारिश ज़रूर करेंगे कि वैसी बातें जो हमारे बातचीत के क्रम में नहीं आई हों और हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए जानना ज़रूरी हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी थोड़ा सा इरिगेशन पे बता देना चाहते हैं कि सिंचाई में क्या करना है कि जब से बाली निकलती है, गाभा में जब हमारा बाली होता है, गाभ अवस्था बाली निकलने की जो अवस्था होती है और दाना भरने तक की अवस्था तक खेत के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय पानी की कमी होगी तो उपज में बहुत ही कमी आती है। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे, और खास करके कई बार जल्दी में मानसून चला जाता है। जी। अगर उस अवस्था पे पानी की कमी होती है तो आप सिंचाई जरूर करें, उससे आपकी पैदावार में कमी नहीं आएगी और दाना पुष्ट होगा, पहली चीज जी। दूसरी बात, खरपतवार का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी खरपतवार का समय है। एक तो जैसे आपने रोपाई किया है, रोपाई के समय 3 दिन के अंदर एक दवा आती है प्रीटिलाक्लोर जी, उसका आप 1 लीटर एकड़ के हिसाब से आप डाल दें, तो उससे क्या है कि 1 महीने तक आपके खेत में किसी प्रकार के घास नहीं होंगे जी। लेकिन ये आप उन्हीं जगह पे डाल सकते हैं जहां आपके खेत में पानी रहता हो। अच्छा। अगर जहां पानी रुकने की समस्या है, पानी नहीं रुकता हो, ऊंची जमीन है, तो वहां पे क्या करें कि आप एक दवा आता है बिस्पायरिवैक सोडियम, जो कि नोमनी गोल्ड नाम से आता है, उसके अलावा अदर कंपनी के नाम से, लेकिन उसका टेक्निकल बिस्पायरिवैक सोडियम है। उसकी 100 ml मात्रा को 1 एकड़ में 10 टंकी बना करके आप स्प्रे कर दें। अच्छा। रोपाई के 15 से 25 दिन के अंदर। तो इससे क्या होगा, धान के अलावा जो भी खरपतवार होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे, और आपकी जो भी आप खाद देते हैं, पानी देते हैं, और उसमें आपका इंसेक्ट भी कम लगेगा, बीमारियां भी कम लगेगी, और धान की फसल को लाभ मिलेगा और उत्पादन बेहतर। तो उससे भी 20 से 25% तक का अंतर आ जाता है। कई बार अपलैंड एरिया में 60% तक यील्ड में कमी आ जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण पे जरूर ध्यान दें, और ये बहुत ही आसान है कि आप 20 से 25 दिन पे कर दें। ज़्यादा लेट करते हैं तो उसमें फिर दिक्कत होती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय कुमार साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों के पूछे गए सवालों का जवाब फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उन तक पहुंचाया। आप स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी जानकारियां दी, समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।